हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की क्लास 8 की बुक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का लेसन नंबर 9 जो कि है स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की दिशा और तरीकों में काफ़ी बदलाव आया। इन दोनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। तो इन दोनों क्या हैं, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी रहते हैं। वहाँ भी अंग्रेज गैर अंग्रेज़ों से भेदभाव करते थे। गांधी जी को भी उनके इस भेदभाव को सहना पड़ा। जब वो रेलगाड़ी के डिब्बे पर बैठे, इसमें सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते थे। गांधी जी के पास इस डिब्बे में बैठने का टिकट भी था, फिर भी उन्हें गाड़ी से क्या है फेंक दिया जाता है, उतार दिया जाता है, क्योंकि वो क्या थे, श्वेत थे। वहाँ भारतीयों के साथ रंगभेदी सरकार के दुर्व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना ही पड़ा। सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौट आए और गांधी जी का नेतृत्व देखते हैं यहाँ पर 1919 से लेकर 1935 तक का। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व में भारतीयों को अंग्रेजों की बहुत सहायता की। गांधी जी ने सोचा कि इस युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी। गांधी जी ने फरवरी 1919 में उसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अहिंसा और सत्याग्रह की बात करें तो स्वराज के लिए अंग्रेजों की हत्या करने का रास्ता सबको उचित नहीं लगता था। हिंसा व हत्या का विरोध करने वालों में गांधी जी प्रमुख थे। उनका मानना था कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना जोर जबरदस्ती या हिंसा के उसे प्राप्त करना चाहिए। अतः हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए, यानी सत्याग्रह। सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मतलब टोटली यहाँ पर ये बात है कि अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें हिंसा करके नहीं, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। हम स्वतंत्रता प्राप्त बड़ी ही प्रेम पूर्वक तरीके से करेंगे। तो गांधी जी का यही उद्देश्य था, इसलिए वो अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए कार्यक्रम बनाया। अन्याय करने वालों का सहयोग न करना, यानी कि असहयोग करना, अनुचित लग रही बातों को मनाने से इनकार कर देना, यानी अवज्ञा करना। और गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस शासन से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा। जब गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उस आंदोलन में एक नया मोड़ आया। गांधी जी लोगों की छोटी व ठोस दिक्कतों को हल करने के लिए आंदोलन छेड़ते थे। वह कांग्रेस सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करें, नमक कर हटाएं, नमक पर टैक्स जो है उसको हटाएं, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाएं, शराब की बिक्री का बंद कर दें। शराब की बिक्री से सरकार को बहुत आय मिलती थी, इसलिए वो क्या है इसको ज़्यादा बढ़ावा देती थी। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग अपनी इन ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर निकले। इससे पहले कि किसी भी प्रयास से भारी संख्या में आम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उतरे थे। तो ये गांधी जी की ये अचीवमेंट था। आगे देखते हैं कि गांधी जी ने ही देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान भी शुरू किया, ताकि लोग जो है नया राष्ट्र बनाने में आंदोलन में शामिल हो सके। इस बार गांधी जी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फोटो ऐसे ही थी बुक में, इसलिए यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हिला हुआ सा स्कैन हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या कह रहा है कि एक बार गांधी जी के बारे में ही बताया गया है।
दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्री यात्रा कर रहे थे। वे उस डिब्बे में बैठ गए जो गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। उन्हें एक गोरे ने डिब्बे से बाहर धकेल दिया और कहा कि काला भारतीय उनके डिब्बे में यात्री कैसे कर सकता है। यह उनका सरासर अपमान था। उन्होंने महसूस किया कि गोरे लोगों में उनके आत्मसम्मान और गरिमा के प्रति बिल्कुल आदर नहीं था, इसलिए उन्होंने गांधी जी को डिब्बे से बाहर धकेल दिया। इस कटु अनुभव ने गांधी जी ने भारतीयों की गरिमा के उत्थान और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा भी दी। उन्होंने महसूस किया कि भारत में भी लोग आपस में ही जाति, मजहब, ऊंच नीच, स्वर्ग, दलित, भाषा, संप्रदाय के नाम पर विभिन्न समूहों में बटे हुए हैं। इसलिए ये गोरे जो हैं अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने भारत में सर्वप्रथम सभी धर्मों एवं संप्रदायों के लोगों को राष्ट्रवाद एवं भाईचारे की लड़ाई में पिरोकर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग लड़ने को छेड़ दी। गांधी जी के इसी प्रयास के बदौलत आज हमारा देश क्या हो सका, आज़ाद हो सका, और जो उसकी आज़ादी है उसकी जड़ें बहुत गहरी स्थापित हो सकें सिर्फ गांधी जी की वजह से। तो यहाँ पर जलियांवाला कांड की अगर हम बात करें तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला कांड होता है। यहाँ पर क्या होती है तो ये घटना देख लेते हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से क्या है यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में और सन 1919 में 13 अप्रैल अमृतसर में ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर क्या है इन दोनों के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभी के मध्य में ही पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया। बिना चेतावनी देते हुए उनके निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। इससे कई सौ निर्दोष लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और हजारों लोग क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के से समस्त देश में हाहाकार मच गया। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। उसने मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के राष्ट्रवाद को जन राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, दस्तकार, कारीगर आदि सम्मिलित हुए। अब राष्ट्रीय आंदोलन पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो गया। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को काफ़ी बल मिला। आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन। तो 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक ऐसी विकट स्थिति में गांधी जी ने देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1857 ईस्वी में विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला पहला बड़ा आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था अन्यायी कांग्रेस शासन का शासन न करना। अब यहाँ पर कुछ गतिविधियों की झलक देखें तो अंग्रेजों को भारत में सरकार चलानी थी तो खुद चलाएं, हम क्यों उनका शासन संभालें, ये कहते हुए कुछ लोगों ने सरकारी पदों से ही इस्तीफा दे दिया। अनेकों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और स्वदेशी स्कूलों में क्या होने लगे, भर्ती होने लगे। अंग्रेजी कपड़े व शराब की दुकानें पर धरना दिए गए। अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश गांधी जी के द्वारा इस अभियान में किया गया। देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी। कई जगह परिषद के चुनावों में लोगों ने वोट नहीं डाले। गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने व सूत काटने का अभियान छोड़ दिया। इससे घर घर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना मजबूत हुई। छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के जत्थे जुलूस में निकलते और पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते। पुलिस उन्हें रोकती, उन पर लाठियां बरसाती, पर लोग पुलिस पर हाथ भी ना उठाते। एक जत्था पिटते हुए गिरफ्तार हो जाता है तो उसके पीछे दूसरा जत्था इंकलाब जिंदाबाद, चरखा चला के हम स्वराज लेंगे और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए आता है और शांतिपूर्ण गिरफ्तारी देता है। अंग्रेज शासन की हिंसा का मुकाबला लोग शांति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह करते हैं। 1921 ईस्वी में इंग्लैंड का राजकुमार भारत की यात्रा पर आया तो उसका बहिष्कार किया गया। लोग उनके स्वागत
में नहीं गए और मुंबई शहर में उस दिन हड़ताल रहती है। दूर दराज के इलाकों में गांव-गांव में गांधी जी की खबरें फैल गईं। किसानों, आदिवासियों, मजदूरों में भी यह जोश भर गया कि अब चंद दिनों में अंग्रेज राज्य खत्म हो जाएगा और क्या है, गांधी जी का स्वराज का सपना पूरा हो जाएगा। इस तरह देश भर में उथल पुथल मच गई और लोगों में अन्याय व अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी। अब यहीं पर क्या हो जाता है, चौरा चौरी कांड हो जाता है। मतलब हिंसा हो जाने से महात्मा गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लेते हैं। तो 1922 में चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके साथ एक साथी को बहुत मारा था। जब वे थाने पर गए तो पुलिस ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। गुस्से में आए किसानों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना से गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती है। उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीके भी महत्वपूर्ण हैं। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय किया। इसमें हाथ से कताई बुनाई, छुआछूत का निवारण एवं सांप्रदायिक एकता की स्थापना की। अब यहाँ पर चर्चा करें, गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया। इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया। गांधी जी 10 मार्च 1922 को कैद कर लिए गए और उन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी गई। यदि भी असहयोग आंदोलन असफल रहा, लेकिन उनके कारण राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में फैल गए। सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान। अब यहाँ पर मतलब क्रांतिकारी भी यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। जब कोई आंदोलन विफल होता है तो उस विफलता के परिणाम स्वरूप क्या हो जाते, क्रांतिकारी जो है वो घटनाएं ज़्यादा हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर क्रांतिकारी का किस प्रकार योगदान रहा है इसको देख लेते हैं। तो चौरा चौरी कांड जो है 1922 में हो जाती है, फरवरी के महीने में। यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया जाता है। बहुत से नेता जेल भेज दिए जाते हैं और शेष इधर उधर बिखर जाते हैं। 1920 में ही प्रारंभ में क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके समय बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, किंतु असहयोग को एकाएक वापस ले जाने के कारण क्रांतिकारियों की उम्मीदों पर क्या फिर गया, पानी फिर जाता है। इन क्रांतिकारियों ने पुनः अपना क्रांतिकारी संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया। इसके नेता पुराने सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा विमेश चंद्र चटर्जी थे। काकोरी कांड देखते हैं। काकोरी कांड जो है यूपी में हुआ था। काकोरी कांड 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें देश से अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा भारत को स्वतंत्रता कराने का संकल्प लिया गया। संघर्ष छोड़ने के लिए धन का अभाव था, अतः इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेल गाड़ी रोककर सरकारी खजाने को अपने अधिकार में ले लिया। बाद में वे पकड़े गए। इस लूट कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजन लाहाड़ी तथा अन्य अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजन लाहाड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई। अन्य व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। अंडमान भेज दिया गया और 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। और यहाँ पर कौन फरार हो जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो जाते हैं। लाहौर कांड की बात करें तो भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर में 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी से चोट पहुंचाने वाले पुलिस का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज उच्च अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम से नुकसान नहीं हुआ, दोनों वहां से भागे नहीं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह एवं उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई।
लाहौर में उनको यानी कि 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध था। सत्ता के दमन ने धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन को निर्भर कर दिया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया। आज़ाद की मृत्यु के बाद यहाँ पर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में क्रांतिकारी आंदोलनों का लगभग समाप्त हो गया। अब यहाँ पर फिर से एक आ जाता है 1930 से लेके 1932 का सविनय अवज्ञा, यानी कि अब यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आंदोलन शुरू किया जाएगा और विरोध किया जाएगा अंग्रेज़ों का। तो यहाँ पर जो है सन 1928 में कांग्रेस सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 में ईस्वी में समीक्षा करने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति में एक भी भारतीय ना था। इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में साइमन जहाँ जहाँ गया वहाँ उसके विरोध में जुलूस और हड़तालें की गई और साइमन वापस जाओ जैसे नारे भी यहाँ पर लगाए गए। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में शुरू होता है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। दांडी यात्रा की बात करें तो सन 1930 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन का अधिकार दे दिया गया। अतः गांधी जी के नेतृत्व में राजस्व की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को आह्वान किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सरस्वती आश्रम में अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा की तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। इस सविनय अवज्ञा में स्त्री ही बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष स्वयं सेवकों ने भाग लिया था। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया गया। सरकार ने निर्गम दमन, निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोली की बौछार के द्वारा आंदोलन को दबाने का प्रयास किया और 5 मई 1930 को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में मद्रास यानी कि चेन्नई, कलकत्ता और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है। यहीं पर खान अब्दुल गफ्फार खां पेशावर में जनाक्रोश की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिलती है। यहाँ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस इलाके में सीवंत गांधी, तो यहाँ पर पेशावर यानी पाकिस्तान वाले इलाके में सीवंत गांधी जी एक्टिव थे। इनका पूरा नाम जो है मतलब सीवंत गांधी तो उनका टाइटल था, खान अब्दुल गफ्फार खां नाम था। इनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के द्वारा अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। इसी प्रकार देवबंद शाखा की राजनीति संस्था जमाअत उल उलमा ए हिंद ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो इस बीच 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। अब गांधी इरविन समझौता देख लेते हैं और सविनय अवज्ञा। तो 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी जी सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और तीसरे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, लेकिन गांधी जी दूसरे वाले में शामिल होते हैं। सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया गया।
मतलब वो दूसरे सम्मेलन में गए तो, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं बनी और फिर आके क्या है, सविनय अवज्ञा पुनः 1992 में स्टार्ट कर देते हैं और गांधी जी को बंदी बना लिया जाता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। इससे गांधी जी को आघात लगा और उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य जो है पूना समझौता होता है, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार दलितों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए, पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया और 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और वह कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट जाते हैं। अब यहाँ पर महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अरुणा आसफ अली जो कि नमक कानून तोड़ने में भाग लेते हुए जेल गई थी। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। भीकाजी कामा का कहना है कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। तो भीकाजी कामा का ये कहना था और उन्होंने अंग्रेज़ों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा झंडा भी फहराया था। तो यहाँ पर भीकाजी कामा का फोटो है। यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी देख लेते हैं। सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, मतलब जो चीज़ सत्य है उसको बहुत ही प्रेम पूर्वक, इतना प्रेम पूर्वक कि सामने वाला दे दें, तो सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह हो गया। जनाक्रोश मतलब जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश, क्योंकि उस समय जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ग्रामीण जनता थी, इसलिए काफ़ी आक्रोश भी हो जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर कोई चीज़ वादा करते हैं तो उसको अगर नहीं पूरा हो पाता है तब भी गुस्सा तो नॉर्मल है कि आ सकता है। तो ये जनाक्रोश हो गया। रॉलेट एक्ट पास किया गया 1919 हो जाएगा ये। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 1900, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में होता है, 1930 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।